गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम क्लास 10+2 का 5th चैप्टर कृषि संबंध आयने अकबरी का भाग 2 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में मुगल काल में किसानों की स्थिति, उनके प्रकार जिसमें खुदा कास्त और पही कास्त दो प्रकार के किसानों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ज़मींदारी प्रथा जो उस समय प्रचलित थी, और जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से भू राजस्व को केंद्रीय और प्रांतीय दो प्रकारों में बांटा गया था। केंद्रीय जो प्रकार था करों का, उसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे कर जो थे वो केंद्रीय सरकार प्राप्त करती थी, जिसमें चुंगी कर था, टकसाल, उसके अलावा उत्तराधिकार, उपहार और लड़ाइयों से जीता हुआ जो खजाना होता था वो सारा उसमें इंक्लूड था। आज लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी था वो था भू राजस्व, जिसे उस समय खिराज कहा जाता था, और वो मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था आय का। आज के जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भू राजस्व प्रणाली कि कौन कौन से वो तरीके थे, वो प्रणालियाँ थी जिसके द्वारा मुगल शासक भूमि से कर प्राप्त करते थे। इसके अलावा आईने अकबरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में ही कालक्रम जो समय था कि कब कब जो है वो आईने दसाला, जब्ती प्रथा या फिर टोडरमल की नियुक्ति हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, इसके जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स रहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भू राजस्व प्रणाली की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर की। अकबर के सम्राट बनने से पहले हुमायूं और बाबर को ज़्यादा समय नहीं मिला था भू राजस्व में परिवर्तन करने का। लेकिन हमने कल एक कालक्रम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं शासक बना, लेकिन 1540 के बाद उसे शेर शाह सूरी ने भारत से भगा दिया था। तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शेर शाह सूरी ने भारत पर शासन किया, और शेर शाह सूरी एक महान शासक था क्योंकि उसने भू राजस्व संबंधी बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस किए थे। कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान शेर शाह सूरी का रहा था, और उसने भूमि को मापने का, उसको जो उसकी माप था उसको आरंभ किया। हालांकि इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल में सिकंदर लोदी करके एक शासक रहे हैं, उन्होंने भी भूमि को मापने की प्रथा अपनाई थी, जिसे बाद में शेर शाह सूरी ने भी अडॉप्ट किया, और बहुत सारे चेंजेस जो है शेर शाह सूरी ने भू राजस्व में किए। लेकिन मुगलों की बात करें तो अकबर वो महान शासक था जिसने भू राजस्व संबंधी बहुत सारे चेंजेस जो थे वो किए थे। तो सबसे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अकबर ने किए। 1563 में उसने एतमंद खान के अधीन पूर्ण जो पूरा साम्राज्य था उसको 18 परगनों में विभाजित किया था, और प्रत्येक परगने में एक करोड़ी नामक अधिकारी होता था जो कर इकट्ठा करता था। उसके बाद 1564 में मुजफ्फर खान, उसके बाद 1568 में सिहाबुद्दीन, फिर 1571 में फिर से मुजफ्फर खान, और उसके अधीन एक उसने अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था टोडरमल। तो 1573 में यह अधिकारी नियुक्त हुआ था जिसका नाम टोडरमल था, और टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था जो मुगल काल में हुई उसका कर्णधार थे, और जो बाद में फिर अकबर के दीवाने आला भी नियुक्त हुए 1582 ईस्वी में। दीवाने आला मतलब वित्त मंत्री, ठीक है। और उस दौरान उसके बाद उन्होंने भू राजस्व प्रणाली में बहुत सारे सुधार किए। टोडरमल को अकबर के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। अकबर के 9 रत्न, टोडरमल जो था अकबर के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। बात आती है कि अकबर के 9 रत्न कौन थे। वो 9 लोग जो अकबर के शासनकाल की शान थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन में तो नहीं आता है, लेकिन कई बार पूछ भी लेते हैं कि अबुल फजल कौन था, या इस तरीके से। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बात करेंगे तो ये 9 के 9 नाम आपको आने चाहिए, अकबर के 9 रत्न, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बीरबल, बहुत प्रसिद्ध नाम। अबुल फजल,
जिसके बारे में हम इस क्लास में भी बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आईने अकबरी और अकबरनामा, बहुत महान विद्वान अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान जो अकबर के संरक्षक थे उनके पुत्र रहे हैं। राजा टोडरमल, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो अकबर के दीवाने आला थे। मुल्ला दुप्याजा, बहुत महत्वपूर्ण ये विद्वान रहे हैं। हकीम हुमाम, ये पर्सनल हकीम थे, डॉक्टर थे अकबर के। उसके बाद फैजी, ये फैजी जो थे वो अबुल फजल के ही भाई थे। राजा मान सिंह, मान सिंह राजपूतों के सबसे महान जो अधिकारी थे मुगल काल में, उनमें से एक थे। और तानसेन जो संगीतज्ञ थे और अकबर के बहुत चहेते थे। ये 9 रत्न इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अकबर के मन में अपने लिए बहुत जगह बना ली थी, और अपने टैलेंट के कारण बहुत जो है वो फेमस हुए थे। और अकबर को साम्राज्य में इन्होंने बहुत सारी हेल्प की थी, क्योंकि ना ये केवल विद्वान थे, बल्कि ये सेना में सेनापति के रूप में भी इन्होंने जो है वो बहुत सारी सेना को लीड किया सबने, अलग अलग समय में। अब हम बात करते हैं आईने दहसाला की। आईने दहसाला बहुत ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो नोट्स आप लोगों को, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन है, नोट्स एक्चुअली में, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आईने दहसाला से क्या अभिप्राय है, तो आपने इस तरीके से करना कि अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में, इतना में नहीं करना होगा, तो अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला बंदोबस्त को एस्टेब्लिशमेंट की, उसको स्थापित किया। ये कर प्रणाली थी, कर प्रणाली जिसे टोडरमल ने लागू किया था। टोडरमल अकबर का दीवाने आला था, और इस प्रणाली के अंतर्गत जो भू राजस्व था वो नगद के रूप में लिया जाता था। 10 आला प्रणाली, यद्यपि कर निर्धारण पिछले 10 वर्षों, मतलब पिछले 10 वर्षों का जो कर है 1570 से लेकर 1580 ईस्वी तक, एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरीके से निकाला जाता था। कि मान लो एक वर्ष में एक ज़मीन पे 1 क्विंटल, दूसरे में 8 क्विंटल, तीसरे में 5 क्विंटल, इस तरीके से अलग अलग वर्षों में अलग अलग प्रोडक्शन होती थी। फिर उस को जो है वो जमा किया जाता कि कितनी हुई, फिर उसको डिवाइड करते थे 10 के साथ। जितनी एवरेज आती थी उसको उसको भू राजस्व मान लिया जाता था, और भू राजस्व की दर मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से 1/10 भाग जो है उसका वसूल किया जाता था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमि की पैमाइश, हालांकि हम इसके बारे में आईने दहसाला के बारे में थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए जो है वो जो सिकंदरी गज थी, जिसे मैंने बात की कि सिकंदर लोदी ने भी लागू किया था, उसकी जगह उसने इलाही गज, जो 33 इंच और 41 जो उंगलियां थी उनका होता था, 33 इंच की बात करते हैं, इसको जो है वो उसने यूज़ किया सिकंदरी गज की जगह। बाद में फिर शाहजहाँ ने भी इस प्रणाली को जो है वो बनाए रखा, लेकिन कुछ चेंजेस किए, जैसे बिगाए इलाही और दिरा ए शाहजहाई, बिगाए दफ्तरी, इस प्रकार की जो टेक्निक्स थी वो शाहजहाँ ने भूमि की पैमाइश के लिए अपनाई थी। हम बात करते हैं कि जो भू राजस्व प्रणाली थी उसको किस प्रकार से भाग अपना निश्चित किया। उसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान इन्होंने रखा मुगल शासकों ने। पहला कि भूमि का स्तर कैसा है और भूमि की उपज कितनी है, उपज के आधार पर भी उसको बांटा गया कि उत्तम, मध्यम और निम्न। उसके बाद पिछले 10 वर्षों की औसत, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दहसाला के द्वारा पिछले 10 वर्षों की औसत निकाल के आगे के 10 वर्षों के लिए उसे निर्धारित किया जाता था। तो इन बातों को ध्यान में रखते पोलज और प्रोडक्टिव, जो कि बहुत प्रोडक्टिव भूमि होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन पर कर जो है वो 1/3 भाग लिया जाता था। जबकि भू राजस्व जो चचर और बंजर भूमि थी उन भूमि में कम लिया जाता है, ये कम प्रोडक्टिव भूमि थी। उसके बाद हम बात करते हैं और जो प्रणालियाँ उस समय थी, कनकूत प्रणाली, ये भी भू राजस्व की प्रणालियाँ थी। कनकूत प्रणाली के द्वारा जो है वो जब फसल पक जाती थी उसके बाद सरकार अनुमान लगाकर उस पर अपना भू राजस्व निर्धारित करती, लेकिन ये एक महंगी प्रणाली थी, इसमें बहुत सारे अधिकारी जो थे वो उनको इंक्लूड करना पड़ता, उनको नियुक्त करना पड़ता था। बटाई प्रणाली अगली, इस प्रणाली के अनुसार जब फसल तैयार हो जाती थी उसको काटने के बाद उसके जो 3 भाग किए जाते थे, एक जिसमें से 1 भाग सरकार ले लेती थी, बाकी के 2 भाग किसानों के पास रह जाते थे। थर्ड थी नस्क प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार जो भू राजस्व था वो
खड़ी हुई फसल, मतलब पूरे गांव की जो फसल है उसका अनुमान लगाकर भू राजस्व नियुक्त किया और सीधा ये सरकार के पास किसान इसको जमा करवाते थे। ठीक है। इसके अलावा भी भू राजस्व के बहुत सारे स्रोत थे, जो हमने अन्य स्रोत जो बात की कि कौन कौन से ऐसे स्रोत थे भू राजस्व के, जिसमें एक तो उसको खिराज कहा जाता था। खिराज के अतिरिक्त भी अनेक धार्मिक और सामाजिक कर लिए जाते थे। इसके अलावा भू राजस्व के अलावा भी बहुत सारे कर लिए जाते थे, जिसमें जजिया था, ये हिंदुओं से लिए जाने वाला कर था। मुसलमानों से जक़ात लिया जाता था। जजिया और जक़ात के बारे में हम हालांकि आगे पढ़ेंगे 6th चैप्टर में डिटेल में, लेकिन आप लोगों ने हालांकि +1 में भी जजिया और जक़ात के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से जजिया और जक़ात दो प्रकार के कर थे, जिन्हें बाबर और हुमायूं ने इंक्लूड किया था। जजिया कर ये हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। हिंदू इसलिए देते थे क्योंकि वो हिंदू थे और उसके बदले में मुस्लिम उनको प्रोटेक्ट करते थे। बाद में अकबर ने इसे धार्मिक कर जो था वो जजिया कर इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं हम आईन अकबरी की, अकबरनामा की। लेकिन उससे पहले अबुल फजल, हालांकि हमने देखा कि अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अबुल फजल का पूरा नाम इबन मुबारक था, जो शेख मुबारक के पुत्र थे। शेख मुबारक भी अकबर के दरबार का एक विद्वान रहा है। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता शेख मुबारक थे, जैसे कि मैंने अभी बताया। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना की और अकबर के ये 9 रत्नों में प्रसिद्ध थे अबुल फजल। ठीक है। जहाँ तक बात अबुल फजल की 1573 ईस्वी में अकबर के दरबार में वो आए, हमने पहले भी पढ़ा। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वफादार थे और सतर्क निष्ठा उनमें थी, जिसके कारण उन्हें बाद में बहुत उच्च पदों पर नियुक्त किया गया मुगल शासनकाल में अकबर के द्वारा। आईने अकबरी की जहाँ तक बात है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आईने अकबरी ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ को 1598 ईस्वी में, जब अकबर को 42 वर्ष हो गए थे सम्राट बने हुए, तब ये जाकर पूरा हुआ। इसको लिखने में बहुत सारा समय लगा था। अबुल फजल द्वारा इस लिखे गए जो महत्वपूर्ण एक और ग्रंथ है अकबरनामा की, ये तीसरी जिल्द है। अकबरनामा, यहाँ पे अकबर नामक हो गया है, इसको अकबरनामा आप कर सकते हैं कि अकबरनामा की ये तीसरी जिल्द है, अकबरनामा। ठीक है। अकबरनामा भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था और उसकी ये तीसरी जिल्द है, तीसरा भाग है ये। आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर के साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करना और ये बताना कि किस प्रकार से अकबर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और एक महान शासक है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था कि इसलिए लिखा गया था कि वो चापलूसी टाइप में उसने की थी अकबर की, लेकिन यह ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है और इसमें मुगल साम्राज्य पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, जिसमें आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। आईने अकबरी के 5 भाग है जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखे गए हैं अबुल फजल के द्वारा। यह ग्रंथ 7 वर्षों में पूरा हुआ। अबुल फजल ने इस ग्रंथ को 5 बार शुद्ध करके लिखा, क्योंकि जब ये लिख लिया तो उसके बाद फिर गलतियाँ निकली, फिर तो 5 बार उसने शुद्ध किया फिर लिखा, और इसको लिखने में अबुल फजल को 7 वर्ष लगे। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रैयत। हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि रैयत से अभिप्राय किसान। फारसी स्रोतों में किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। रैयत आप लोग समझ लो कि क्या है, मतलब इसका किसान। और दूसरा महत्वपूर्ण जो एक कॉन्सेप्ट है, मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। हमने इसमें पहले भी पढ़ा है, मुकद्दम या मंडल। ठीक है। तकावी, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। एक ऋण था जो कि मुगल काल में किसानों को बीज, पशुओं, औजारों की जगह, ये इसकी जगह अपने औजार लिखने, औजारों और पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और सरकार ये देती थी किसानों को, ताकि जो ऐसी भूमि जो अभी तक कृषि के अधीन नहीं आई थी उसको कृषि के अधीन लाया जा सके। तो इस प्रकार से ये कर
इससे पता लगता है कि मुगल शासक कृषि के प्रति कितने सचेत थे और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को कृषि के अधीन लाया जाए। नेक्स्ट जो इसमें हमारा रहेगा खालसा, ये इसके ऊपर भी हमने बात की थी। वो भूमि जो सीधी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होती थी और उससे जो भू राजस्व प्राप्त होता था वो सीधा केंद्र के खजाने में जाता था। उसके बाद मध्य मास या सिरगुल, मध्य मास ऐसी भूमि थी जो धार्मिक संस्थानों, पीरों, फकीरों, संतों तथा विद्वानों के लिए को दी जाती थी दान के रूप में, ताकि उससे होने वाली जो आय थी उससे धार्मिक कार्यों में यूज़ किया जा सके और सरकार इससे कोई भू राजस्व नहीं लेती थी। उसके बाद जमा और हासिल, जमा तथा हासिल भू राजस्व व्यवस्था के दो चरण थे। जमा निर्धारित राशि थी, जो कर की निर्धारित राशि, जितना कर होता था मतलब कि उसकी निर्धारित राशि थी जो कि ली जाती थी, जबकि हासिल वसूल की गई वास्तविक राशि, जितनी वसूल की जाती थी वो वास्तविक राशि थी। कुछ और चीज़ें यहाँ पे है। आईने 10 साल की बात करें 1580 ईस्वी में से जो है वो लागू किया गया मुगल शासन काल में अकबर के द्वारा, और 1598 ईस्वी में अबुल फजल द्वारा आईन अकबरी को पूरा किया गया। अभी हमने पहले भी पढ़ा, अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी को हुआ और अबुल फजल मुगल जो दरबार थे उसमें एंटर हुए 1573 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें एक दो और जो बातें हैं, पायक, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। पैदल सैनिक, अमील गुजार, मुगल काल में ये कर भू राजस्व का एक अधिकारी रहता था। उसके बाद बटाई प्रणाली, इसको बाउली के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतने ही कॉन्सेप्ट थे। एक चीज़ और, कल की जो वीडियो रहेगी उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिस प्रकार से हमने 10+2 के सेकंड चैप्टर में किए हैं। आप लोगों को मेरी ये उम्मीद है कि वो मज़ा आया होगा और बहुत सारा उसको फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। उसमें हमने 30 क्वेश्चन किए, इसमें भी हम 25-30 के बीच में करने की कोशिश करेंगे। तो कल की वीडियो में हम MCQ, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQ नहीं बोलेंगे, लघु प्रश्न, जो छोटे प्रश्न, छोटा आंसर टाइप क्वेश्चन जो 1 नंबर में या 2 नंबर में आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो के लिए भी आप तैयार रहें। बाकी ये नोट्स हैं सारे, इनको आप क्वेश्चन वाइज जो है उतार लें। एक बार फिर से मैं फटाफट से आपको बताता है, जैसे रैत है, रैत से क्या अभिप्राय, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तकावी से क्या अभिप्राय, इस प्रकार से। खालसा से क्या अभिप्राय है। मदद मास, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आईन अकबरी से क्या अभिप्राय है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इनफ है। अबुल फजल कौन था, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। इसके अलावा ये 2-2 नंबर में आते हैं। नस्क प्रणाली, बटाई से क्या अभिप्राय है, कनकूत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो ये नोट्स हैं अपने आप में, आप इसको नोट्स के रूप में ले। सरकार का भाग निश्चित करना, चलो ये कई बार नहीं आता है, ये भी क्वेश्चन छोटे में आ जाता है कि इलाही गज से क्या अभिप्राय है। आईने 10 साल, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, इसको आप लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों ने नोट्स इसके कर लें। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर मैसेज बॉक्स में लिखें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।